हो गया? ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हालचाल आप सब लोगों के? जी गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू सर? देखो मैं तो बचपन से ही मस्त। तुम लोग सुनाओ, तुम लोग कैसे हो? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। रिवाइज करके आयो भाई? हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। पिछली क्लास का रिवीजन ही इस साल सिलेक्शन दिलवाएगा, ठीक है? आइए 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 आइए। आज है हमारी लेक्चर 2 फिजिकल केमिस्ट्री का। पेन कहाँ है इसका? ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। आज क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ेंगे। यहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, बट चलिए फिर भी मैंने लिख लिया है कि किसी तरह की आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? रूल्स ऑफ द क्लास आज मैं नहीं लिख के लाया हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा। होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है? आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सर होमवर्क? हाँ बेटा, होमवर्क का वीडियो सॉल्यूशन आपका बन चुका है। आपको क्लास के बाद 3 बजे के करीब क्लास खत्म होती है, मेरे ख्याल से 4, सवा 4 बजे तक मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है? 4:30 तक मिल जाएगा। और बताओ? यस, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे। जी नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सर स्लाइड मैप ऑन है यार मेरे ख्याल से। हाँ, स्लाइड मैप ऑन है, सब कुछ ठीक है भाई। बच्चों ने तो देख डाउट पूछने भी शुरू कर दिए होंगे। ये देख देख सर, कल का लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखा कि नहीं देखा? मुझे पता है यार, क्लास शुरू होने से पहले ही डाउट आ जाते हैं बेटा, ठीक है? गॉगल्स क्यों पहन रखी है? क्योंकि हमारी जो स्पेक्स है वो कार में छूट गई है यार, ठीक है? अब लेने जाने का टाइम नहीं था, तो वहाँ गॉगल ही पहन लेते हैं। सर गॉगल के बिना यहाँ पर बहुत सारी लाइट्स होती हैं, आंखों में लगती हैं यार, बहुत परेशानी होती है मेरे को लाइट से ना। हाँ, चश्मा पहन रखा है बिल्कुल इसी कारण। करें फिर शुरुआत करें आज की क्लास की। आज की क्लास की शुरुआत करें। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की सबसे छोटे टॉपिक से, सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम क्या है? एटम। क्या है? एटम। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा सा, है ना? छोटा सा, प्यारा सा, नन्ना सा बच्चा हूं। यस, तुम जैसे बच्चे हो, सबसे छोटे, वैसा ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन smallest particle which may or may not have independent existence. independent existence। आराम से समझाता हूं, आराम से आराम से। किसी भी फैमिली का सबसे छोटा पर्सन, ठीक है, चाहे वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, वही क्या कहलाता है? एटम कहलाता है।
जैसे क्या आपको यहां पर एक फैमिली नजर आ रही है, वेरी ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ 4 पर्सन्स, फादर हैं, मदर हैं और 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने तुम्हारे जैसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। सर हम इतने सुंदर तो नहीं दिखते, ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट मान लो लेट कर रहा है, सपोज कर रहा है, कम से कम मान तो सकते ही, ठीक है। तो बताइए जी, इस फैमिली का सबसे छोटा पर्सन कौन सा है? सबसे छोटा पर्सन, ठीक है। ये है फादर, ये है मदर, ये है एल्डर ब्रदर, है ना, बड़ा भाई, और ये है छोटा भाई, है ना। यस, क्या यही है इस फैमिली का एटम? नाम तो छोटा भाई है, ठीक है, सी बी, बट करते हैं सारे दिन जो छोटे होते हैं वो बहुत ज्यादा बीसी करते रहते हैं, है ना। यस यस, मिक्सचर पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, है ना, मुझे पता है प्योर कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस है और मिक्सचर्स हैं, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। प्लीज जो पढ़ाने वाला काम है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप पढ़ने वाला कर लीजिए, नहीं तो अगले साल फिर आपको पढ़ने वाला करना पड़ेगा, मुझे पढ़ाने वाला करना पड़ेगा। तो लेट्स मिल के अपनी ड्यूटीज डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। याद है मुझे मिक्सचर, आइए इधर ध्यान दीजिए। तो ये इस फैमिली का क्या है? एटम है। क्या इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? नहीं है सर, नहीं है इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, है ना। इसको तो सुसु, पॉटी, खाना पीना, नहाना, सबके लिए आवाज मारता है, हाँ भाई मम्मी किधर हो, जरा आना जरा, है ना। बस मैंने पॉटी कर ली है, मुझे खाना खाना है, पीना कुछ पीना है, तो सबसे छोटा है, बट ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये कोई और फैमिली है ना। इसमें भी ये फादर है, ये मदर है, ठीक है, ये मान लेते हैं बड़े भैया हैं और ये यंगर सिस्टर है। अब बताइए इस फैमिली का एटम कौन है? इस फैमिली का एटम कौन है? सर इस फैमिली का एटम है ये दीदी, है ना। तो ये है इस फैमिली की एटम। बट क्योंकि आपको इनकी फेस से ही पता चल रहा होगा कि दोनों बच्चे जो हैं वो अबव 18 हैं, तो इसका मतलब इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ये खाने के लिए, पीने के लिए, किसी भी चीज के लिए अपने माता पिता पर आश्रित नहीं है। ये खुद कमा भी सकती हैं, खा भी सकती हैं, अपने लिए कपड़े खरीद सकती हैं, ज्वेलरी खरीद सकती हैं, जो भी चीज दुनिया में इनको चाहिए ये खुद कर सकती हैं, है ना। बट है ये इस फैमिली की क्या? एटम, सबसे छोटी। इस फैमिली का जो एटम है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट रह सकती हैं, कभी भी घर में आके कह सकती हैं मैं जा रही हूं घर छोड़ के, ठीक है। और ये महारथी कभी भी गुस्से में भी ऐसी बात नहीं बोल सकते। पता चले जब भी बोली मैं जा रहा हूं घर छोड़ के, घर वाले कहेंगे बेटा चलो फिर निकलो निकलो निकलो, जल्दी 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 निकलो, ठीक है, निकल के जाएंगे कहां महाराज। तो इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनके एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनके एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसी तरह से 118 एलिमेंट्स हैं। ये भैया ये बार ग्राफ नहीं है, ये क्या है? पीरियोडिक टेबल। हर एक एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा एटम ही कहलाएगा। ये रहा, जैसे हाइड्रोजन का एटम H से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लिथियम का एटम Li से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मैग्नीशियम का एटम Mg से रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिलिकॉन का Si से, नाइट्रोजन का N से। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है और कुछ ऐसे होंगे जिनके एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। आइए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। जैसे कोई बोले कि हाइड्रोजन का एटम कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, जो सिंबल है ना ये है हाइड्रोजन का एटम। कोई बोले नहीं नहीं सोडियम का एटम लिख के दिखाओ, सोडियम का एटम लिख के दिखाओ, सोडियम का एक एटम लिख के दिखाओ, बस सोडियम का सिंबल लिख दो। कोई बोले ना 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 क्लोरीन का एटम लिख के दिखाओ, क्लोरीन का, तो भाई क्लोरीन का सिंबल लिख देना। ये लो, ये है 1 एटम ऑफ क्लोरीन, 1 एटम ऑफ सोडियम, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है, किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है वो एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। देखिए अब हम यहां पर क्या करेंगे,
पहले कॉलम में लिखेंगे एलिमेंट, दूसरे में उसका सिंबल, और आपसे पूछेंगे क्या उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है कि नहीं, है कि नहीं। जल्दी से बताइए। हाइड्रोजन एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, बताओ उसका सिंबल क्या होता है? सर H होता है। क्या इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है? क्या हाइड्रोजन H की तरह पाया जाता है? जल्दी जल्दी बताओ जरा, क्या हाइड्रोजन H की तरह पाया जाता है? नहीं सर, हाइड्रोजन H2 की तरह पाया जाता है। तो इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, हाँ, नहीं पाया जाता। बहुत सही बात है, तो इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। और बताओ, और बताओ। हीलियम नाम सुना? हीलियम, हीलियम नाम सुना? सर उसका सिंबल ऐसे, ये ना हीलियम का एक एटम। हीलियम कैसे पाया जाता है नेचर में? कैसे पाया जाता है? जल्दी जल्दी बताओ। सर हीलियम, हीलियम पाया जाता है ऐसे, ऐसे। तो क्या हीलियम के एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? यस सर, हीलियम के एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हीलियम ऐसे ही पाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं, नियॉन नाम सुने? नियॉन, ठीक है। नियॉन के एटम का बताओ, नियॉन कैसे पाया जाता है? नियॉन कैसे पाया जाता है नेचर में? नियॉन कैसे पाया जाता है? सर ऐसे ही पाया जाता है, ऐसे ही। ठीक है, तो वाकई इसके एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है सर, है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, अगला बताओ, अगला। सर ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन का एटम कैसे लिखा जाएगा? ओ की तरह। जल्दी से बताइए, क्या ऑक्सीजन कैसे पाया जाता है नेचर में? ऑक्सीजन कैसे पाया जाता है? सर ऑक्सीजन पाया जाता है O2 की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? O2 की फॉर्म में। तो ऑक्सीजन के एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का सिंबल क्या होता है? P। ये फॉस्फोरस का एक एटम है। क्या फॉस्फोरस के एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है क्या? नहीं सर, फॉस्फोरस पाया जाता है P4 की फॉर्म में, P4 की फॉर्म में। तो फॉस्फोरस के एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है सर, एक और सल्फर कर लेते हैं। सल्फर, सल्फर, सल्फर का एटम कैसे लिखा जाता है? S। क्या सल्फर S की फॉर्म में ही पाया जाता है? नहीं सर, सल्फर पाया जाता है S8 की फॉर्म में। कैसे पाया जाता है सल्फर? कैसे पाया जाता है? S8 की फॉर्म में। तो सल्फर के एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, शाबाश मेरे चीता। और बता दो, और कोई बता दो। सर ब्रोमीन कर लो, ब्रोमीन बताओ। ब्रोमीन, ब्रोमीन का सिंबल होता है Br। ब्रोमीन कैसे पाया जाता है नेचर में? क्या Br की फॉर्म में पाया जाता है? नहीं सर, ब्रोमीन पाया जाता है Br2 की फॉर्म में, Br2 की फॉर्म में। तो इसके एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, नाउ एक बड़ा देखो, एक्सपीरियंस का यही फायदा होता है, टीचर अपने आप जज कर लेता है कि अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। जिसके बेसिक बहुत ज्यादा वीक होंगे वो क्वेश्चन पता क्या पूछेगा? सर मुझे तो यही नहीं पता कि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में पाया जाता है, मुझे तो यही नहीं पता कि हाइड्रोजन H2 पाया जाता है, मुझे हो सकता है H पाया जाता हो, H3 पाया जाता हो, H4 पाया जाता हो। तो बेटा ये चीजें आपको समय के साथ पता चल जाएंगी। वैसे तो ये 9th क्लास में पता चल जाता है कि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में पाया जाता है, सोडियम Na की फॉर्म में पाया जाता है, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में पाया जाता है, Br2 की फॉर्म। बट नहीं पता तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे समय आगे बीतता जाएगा आपको पता चलता रहेगा, आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, हाँ लिथियम लास्ट कर लेते हैं। आइए लिथियम कर लेते हैं जी, आप कहते हैं तो। लिथियम लास्ट है फिर ना, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिथियम का सिंबल Li होता है।
लिथियम कैसे पाया जाता है? सर ऐसे ही पाया जाता है, Li की फॉर्म में ही पाया जाता है। तो इसके एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इसके एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ठीक है जी। ओके सर, ओके सर, सबने लिख लिया होगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब आगे बात करेंगे हम मॉलिक्यूल के बारे में। देखिए, किसी भी फैमिली का सबसे छोटा पर्सन क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। किसी भी फैमिली का सबसे छोटा पर्सन जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, किसी भी फैमिली का सबसे छोटा पर्सन जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। पहले डेली लाइफ के एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर उसको केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर देंगे। जल्दी से बताइए, इस फैमिली का सबसे छोटा पर्सन कौन है? ये है ना, क्या लिखा था इसे? छोटा भाई लिखा था ना। हाँ, ये एटम है इस फैमिली का। इस फैमिली में सबसे छोटी कौन सी थी? ये गुड़िया थी। सॉरी, इनके लिए पेन चेंज करना पड़ेगा। ब्लैक ड्रेस पहन रखी है मोहतरमा ने, ब्लैक के ऊपर ब्लैक दिखेगा नहीं। ये था एटम। ठीक। अच्छा, अब मुझे बताओ, इस वाली फैमिली में सबसे छोटा वो पर्सन जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, सबसे छोटा वो पर्सन जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, क्या ये वो है? नहीं सर, ये छोटा तो है बट ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये नहीं सर, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। 18 साल से छोटा है सर, ये भी खाने में, पीने में, शिक्षा के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए अपने माता पिता पर आश्रित है। क्या इस फैमिली के सबसे छोटा पर्सन जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, क्या वो ये है? बोलिए हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। मॉम है, मॉम है, मॉम है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। इस फैमिली का एटम ये है, मॉलिक्यूल ये है ना? एटम ये है, ये छोटा भाई, ठीक है, और जो मदर है वो क्या है? मॉलिक्यूल है। लेट्स टॉक अबाउट दिस फैमिली। इस फैमिली में सबसे छोटा पर्सन जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, क्या वो यही मोहतरमा है? क्या वो यही दीदी है ना? वाह दीदी वाह, अपनी फैमिली की आप एटम भी हैं और मॉलिक्यूल भी हैं, एटम भी हैं और मॉलिक्यूल भी है। ठीक है जी, जी जी जी, हाँ बिल्कुल है दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। आइए आइए, बस यही है, दैट इज मॉलिक्यूल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल which must have independent existence, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना ही चाहिए। सर किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल? अरे चाहे एलिमेंट का हो या कंपाउंड का हो, डज नॉट मैटर। एलिमेंट का हो या कंपाउंड का हो, डज नॉट मैटर। एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो भी मॉलिक्यूल कहलाता है। कंपाउंड का भी सबसे छोटा हिस्सा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो भी मॉलिक्यूल ही कहलाता है, मॉलिक्यूल ही कहलाता है। आइए, जस्ट अभी अभी पिछले पेज पे आपने मुझे बताया कि हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है। सर वो H2 की तरह एग्जिस्ट करता है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे लिखा जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे लिखा जाएगा? सर H2 की तरह लिखा जाएगा। हीलियम कैसे एग्जिस्ट करता है? हीलियम कैसे एग्जिस्ट करता है? हीलियम कैसे एग्जिस्ट करता है? सर वो He की तरह एग्जिस्ट करता है। कई ऐसी फैमिलीज होंगी जिनका एटम और मॉलिक्यूल सेम होगा, कई ऐसी फैमिलीज होंगी जिनका एटम और मॉलिक्यूल डिफरेंट होगा। कई ऐसे हैं हीलियम जैसे, हीलियम का एटम और मॉलिक्यूल सेम है। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो इसका एटम ये है, मॉलिक्यूल ये है ना? तो हाइड्रोजन के केस वो फैमिली है जिसका एटम कोई और है, मॉलिक्यूल कोई और है। हीलियम वो फैमिली है जिसका एटम भी वही है और मॉलिक्यूल भी वही है। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस और नो, यस और नो। यस के लिए सिर्फ Y लिखेंगे, नो के लिए सिर्फ N लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे।
दिखाओ अपनी पावर, शो करो दुनिया को कि साला मजाक नहीं है यार, एक बार ड्रॉप करना एंड वी आर ब्लडी सीरियस अबाउट इट। ठीक है, यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, आ जाइए। क्या नियॉन वो है जिसका एटम भी वही है, मॉलिक्यूल भी वही है? ऑक्सीजन वो है जिसका एटम कोई और, मॉलिक्यूल कोई और। फास्फोरस भी वही है, एटम कोई और, मॉलिक्यूल कोई और। सल्फर भी वही है, एटम कोई और, मॉलिक्यूल कोई और। ब्रोमीन भी वही है, एटम कोई और, मॉलिक्यूल कोई और। बट लिथियम वो है जिसका एटम भी यही है और मॉलिक्यूल भी यही है। ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शाबाश। कल एक बड़ी शानदार मैंने ना पता नहीं अधिक हर एक पर्सन की नेचर अलग अलग होती है, हो सकता है आपकी नेचर कुछ अलग हो, मेरी नेचर कुछ अलग हो। ठीक है, मैं उन पर्सन्स में से हूं। ठीक है, मैं अपने बारे में जरा 30 सेकंड आप लोगों के लूंगा। मैं उन पर्सन्स में से हूं, मुझे कहीं से भी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलती है तो मैं ले लेता हूं। मैं कुछ अच्छा दिखता है, मुझे लगता है यार ये अच्छा है तो ग्रैब इट। मतलब कि आई एम वेरी सकर ऑफ पॉजिटिव थिंग्स। होता है ना, कहीं पे भी कुछ अच्छा दिखे, अच्छा दिखे, अच्छा दिखे, ले भाई इसको जेब में डाल। ठीक है, मैं तो उनमें से हूं। हाँ, तो सर ऐसा क्या नेगेटिविटी के लिए भी होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अपने दिमाग को ऐसे प्रोग्राम कर रखा है हमने कि कहीं पर भी अगर कोई नेगेटिव चीज दिखती है तो हटा, सावन की घटा, एंड बीच में से हम निकल जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी हाथी चलता है कुत्ते भौंकते ही भौंकते हैं। यही एटीट्यूड आप अपनी लाइफ में भी रखिए। ठीक है, जब भी आप पढ़ेंगे कोई ना कोई दोस्त, यार, रिश्तेदार आके बोलेगा, ओहो आज सुबह आधा घंटा लेट उठा था क्या? ठीक है, लगता है अब की बार भी तेरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसी बातों को सुनने का ही नहीं। ठीक है, बट अगर कोई आगे दोस्त या रिश्तेदार ये बोलता है, अरे भाई तू कर सकता है, मुझे लग रहा है आपकी बार तू सीरियस है ना, तो उससे पॉजिटिव वाइब्स लेनी। हाँ, दिमाग खराब नहीं करना अपना कि किसी ने बोल दिया कि तू कर सकता है तो बस हो ही गया, उसके बाद मेहनत करनी छोड़ देनी है। ठीक है, ऐसे ही मैंने कल ना कि इंस्टाग्राम की रील देखी मैंने। क्या होती है रील? 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड की। बड़ी शानदार रील थी यार, बड़ी शानदार रील थी। अगर मेरे को पास, पता नहीं अभी मोबाइल में मैं उसको ढूंढ पाऊंगा कि नहीं ढूंढ पाऊंगा, बट अगर मैं ढूंढ पाया तो मैं आज जब होमवर्क सॉल्यूशन दूंगा उसके एंड में उसको लगा के दूंगा। क्या जबरदस्त है ना, पता नहीं 15 सेकंड 30 सेकंड की है। तो मैं तो देखी भाई, मैंने शायद डाउनलोड करी है मैंने मोबाइल में, शायद। इफ आई हैव डाउनलोडेड इट आई विल डेफिनेटली आज होमवर्क सॉल्यूशन के एंड में मैं डालूंगा, तुम लोग देखना। ठीक है, इंस्पायर होना यार, जहां से अच्छी चीज मिले वहां से इंस्पिरेशन लो। ठीक है, चलिए 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 चलिए, आइए आइए आइए, और पढ़ेंगे बेटा, और पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। आओ जल्दी से बताओ, क्या हाइड्रोजन का एटम ये है, मॉलिक्यूल ये है? बिल्कुल सर, हाइड्रोजन का एटम और मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग हैं। तो बता ही दिया, अभी आपने बता दिया। मुझे जल्दी से बताइए, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? नजर आ रहे हैं सर? नजर आ रहे हैं सर? कितने? दो। बहुत बढ़िया। क्लोरीन का एटम ये है, मॉलिक्यूल ये है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। बताओ क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? कितने एटम्स हैं? कितने एटम्स हैं क्लोरीन के? सर 2। हीलियम के बारे में बात करिए, हीलियम का एटम भी यही है, मॉलिक्यूल भी यही है। एटम भी यही है, मॉलिक्यूल भी यही है, तो एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, एक ही नजर आ रहा है, एक ही हीलियम है यहाँ। ऑक्सीजन का एटम ये है, मॉलिक्यूल ये है। ठीक है, बताइए एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं? कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? सर 2। सल्फर का एटम ये है, मॉलिक्यूल ये है, बताइए उसके अंदर कितने एटम्स हैं? सर 8। वेरी गुड। फास्फोरस का एटम ये है, मॉलिक्यूल ये है, बताइए एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं? दैट इज 4। ठीक है, नाइट्रोजन का एटम ये है, मॉलिक्यूल ये है, अगर नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं? दैट इज 2। क्या ये सबको क्लियर है? सिर्फ वाई लिखेंगे, एन लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, सर कैन सल्फर एग्जिस्ट एज S2? एब्सोल्युटली राइट आदित्य मौर्य जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनरल, बट वैसे तो S2 क्या S6 की तरह भी एग्जिस्ट करता है। आप सीरीज वाइज क्यों नहीं पढ़ा रहे? कल कुछ और, आज मुझ कुछ और। मैं बेटा सीख रहा हूं ना अभी पढ़ाना, इसको नोट करना है सर। बिल्कुल जी,
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? जैसा नेचर में पाया जाता है, जैसा नेचर में पाया जाता है। हाइड्रोजन H की फॉर्म में नहीं पाया जाता है, H2 की फॉर्म में पाया जाता है, H2 की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, यस 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 यस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, है ना सर? आपने जितने भी एग्जांपल लिए यहां पे, जितने भी एग्जांपल लिए वहां पर आपने एक एलिमेंट के ही एग्जांपल लिए, एलिमेंट का मॉलिक्यूल, एलिमेंट का मॉलिक्यूल। सर किसी कंपाउंड का भी रख लो। ओके ओके, कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका मॉलिक्यूल कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा CO। बताओ इसके अंदर कितने एटम कार्बन के हैं? कितने एटम कार्बन के हैं? बताओ भाई जल्दी जल्दी, यहां पर कितने एटम है कार्बन के? एक। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? एक। बताओ पूरे एक मॉलिक्यूल के अंदर, इस पूरे एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं? एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं? एक एटम कार्बन का, एक एटम ऑक्सीजन का, टोटल कितने हो जाएंगे? दैट इज 2। N2H4 के बारे में बात करते हैं, नाम है हाइड्राजीन। मॉलिक्यूल कैसे लिखा जाएगा? जो हाइड्राजीन का फॉर्मूला होगा दैट इज N2H4। तो इसके अंदर नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? दैट इज 2। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? नजर आ रहे? नजर आ रहे? हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? सर 4। मुझे जल्दी से बताइए टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हो जाएंगे? 2 नाइट्रोजन के, 4 हाइड्रोजन के, 2 + 4 कम्स आउट टू भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने फ्रक्टोस रखा है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, वही इसका मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए यहां पर कार्बन के कितने एटम्स हैं? कार्बन के कितने एटम्स हैं? सर ये 6 हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के सर ये 12 हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? सर ये भी 6 हैं। टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने हो जाएंगे? 6 एटम्स कार्बन के, 12 एटम्स हाइड्रोजन के और 6 एटम ऑक्सीजन के। टोटल कितने हो जाएंगे? दैट इज 24। टोटल कितने हो जाएंगे? दैट इज 24। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कई जानों का क्या मानना है कि कल आप वो पढ़ा रहे थे, एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ा रहे थे, तो अब एलिमेंट और कंपाउंड किससे मिलके बने हुए हैं वो छोड़ दो और सीधा वहां पे वापस आ जाओ, मिक्सचर पे आ जाओ, सीधा मिक्सचर पे आ जाओ। भाई मिक्सचर आज पढ़ाऊंगा मैं, देख मैं लेके आया हूं। दीदी सानिया मिर्जा नाम लिखा हुआ था आपने, मैं लेके आया हूं, आज पढ़ाऊंगा। बट बेटा कोई तरीका होता है पढ़ाने का भी, है ना? राजा बेटा ऐसी बातें नहीं करते। ऐसे मजाक में बोला मैंने राजा बेटा, दिल पे नहीं ले लेना, है ना? चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जल्दी से जवाब दीजिए क्या इसका आंसर। कल की क्लास अगर आप रिवाइज करके आए हैं तो इसका आंसर बहुत ज़्यादा आसान है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किल है। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बेटा जब भी कोई करेक्ट या इनकरेक्ट फाइंड आउट करना हो ना, उसको अंडरलाइन ज़रूर करें ताकि आपको याद रहे कि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। पहला स्टेटमेंट, क्या ग्लूकोज इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस? सर कैसी बात कर रहे हो? प्योर सब्सटेंस 2 तरह के होते थे, या तो एलिमेंट या कंपाउंड। ये एक तरह का कंपाउंड ही तो है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता था C6H12O6, तो ये प्योर सब्सटेंस है। यही स्टेटमेंट रॉन्ग है, रॉन्ग ही बतानी थी, यही हमारा आंसर है। बट फिर भी बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। वाटर, अमोनिया, शुगर, CO2, ये सारे कंपाउंड्स होते हैं। यस सर, कंपाउंड होते क्या थे? जब 2 या 2 से ज्यादा टाइप के एलिमेंट आपस में कंबाइन करते थे फिक्स्ड रेशो में केमिकली, तो कंपाउंड बनते थे। मैं सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख रहा हूं। सर हमें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं पता शुगर का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब सीख लो भाई। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। H2 और O2 गैसेस होती हैं, हाँ। हाइड्रोजन की
मॉलिक्यूल कैसे लिखा जाता है? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस होती है। O2 भी कैसे लिखा जाता है? O2 गैस। ये कंपाउंड गैसेस होती हैं। वेयर इज द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन वाटर इज ए लिक्विड एंड यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। इन दोनों से मिलके जो वाटर बनता है वो लिक्विड होता है, बिल्कुल। और क्या ये फायर को एक्सटिंग्विश करने के, खत्म करने के काम आता है? एब्सोल्युटली राइट। सिर्फ बैलेंस कर दो, कर देते हैं जी बैलेंस। सर हमें बैलेंसिंग करनी नहीं आती, आ जाएगी, आ जाएगी। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। हाँ ये सारे एलिमेंट्स हैं जी, सारे एलिमेंट। ये कंपाउंड है, कंपाउंड है, कंपाउंड है, कंपाउंड है, कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, ठीक है। तो आंसर सबका आ चुका था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। हमने 3 तरह के पार्टिकल पढ़ने हैं। एक पढ़ना है एटम, जो पढ़ लिया। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, चाहे उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो या ना हो। मॉलिक्यूल सबसे छोटा भी होना चाहिए, स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए, और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए। तीसरा पार्टिकल कौन सा है? दैट इज आयंस, दैट इज आयंस। सर ये आयंस क्या होते हैं? जब भी एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, तो जो नया पार्टिकल बनेगा वो क्या कहलाएगा? आयन। क्या कहलाएगा? आयन, ठीक है। दीज पार्टिकल्स आर चार्ज्ड। चार्ज का मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, या तो इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, आइदर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। सर ये बनते कैसे हैं? दे आर फॉर्म्ड, दे आर फॉर्म्ड बाय, कैसे कैसे कैसे, जल्दी जल्दी बताइए। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर देता है या गेन कर लेता है, तब आयंस बनते हैं, ठीक है। फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे या गेन होंगे, तब बनेंगे ये आयंस, ठीक है। सर कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है, मैं देता हूं आपको एग्जाम्पल। जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो वो प्रोडक्ट साइड में लिखा जाएगा। कहां लिखा जाएगा? ये एरो होता है, एरो के लेफ्ट में रिएक्टेंट लिखते हैं, राइट में प्रोडक्ट लिखते हैं, यहां पर लिखा जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन होगा, गेन गेन, वो रिएक्टेंट साइड में लिखा जाएगा। सर एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल। ये हाइड्रोजन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये H पॉजिटिव होगा। ये Cl है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इस पे Cl -1 होगा। सर कैसे इस पे +1 या -1? मैं बताता हूं। कभी भी चार्ज निकालने में अगर मुश्किल आए, ठीक है, जैसे आप कहें कि मुझे इसका चार्ज नहीं पता है, कोई बात नहीं बेटा, इसका चार्ज लेट कर लो, x हो गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता होगा, दैट इज -1, यस, इज इक्वल टू जितना चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे होगा उतना ही लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। यहां पर कितना है? 0। तो x कितना आ गया? सिर्फ +1 आ गया। बहुत बढ़िया सर। सर सिमिलरली मुझे इस पे चार्ज पता ही नहीं था, कितना आएगा? इस पे कितना चार्ज है? 0। इस पे कितना है? सर ये -1 है, -1। एक इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है, 2 होते -2 होता, 3 होते -3 होता, इज इक्वल टू इसका चार्ज x। तो x कितना आ गया? -1। समझ आ गया इस पे चार्ज -1 कैसे आ गया? सर हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। भाई इसमें 0 चार्ज था, आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहां पर +1 आ जाता है। अगर किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होते तो +2 आ जाता, 3 लूज किए होते +3 आ जाता, 4 लूज किए होते +4 आ जाता। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उसपे -1 आया। अगर किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होते उस पर -2 आ जाता, 3 किए होते -3 आ जाता, ठीक है। हाँ रिपीट ही कर रहा हूं, वही रिपीट ही कर रहा हूं। अगर इस पे चार्ज नहीं पता चला ना बाबू, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दो। अगले पेज पे लिख देता हूं, आराम से लिख दो, कोई जल्दी नहीं है, आई एम नॉट इन ए हरी। वही ये क्या हो गया?
आओ अगले पेज में। क्या हो रहा है ये? अच्छा वो एडिशनल पेज, अब ठीक है, सॉरी है। अब ठीक है, थोड़ा केओस हो गया था। आराम से आराम से देखो, छोटी से छोटी चीज बताएंगे, बट ये है कि एक बार बता के जब आप 100% कह देंगे सर हमें समझ आ गया, भाई अगली बार रिवाइज जरूर करके आना यार। ऐसा ना हो 3 दिन बाद यही चीज दोबारा बोली जाए और फिर कहें सर एक बार और बता दो, वो गलत है यार। आज जितनी बार पूछना है पूछो, आपका राइट बनता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 6 दिन बाद वही चीज पूछना, दैट फिर वो सीरियसनेस नहीं शो करती यार। 4th क्लास में मैंने सीखा था, मैं आपको भी बता रहा हूं, इसे बोलते हैं नंबर लाइन सिस्टम, जिसके मिडल में क्या होता है? 0, राइट हैंड साइड पे होता है +1 +2 +3 +4, ऐसे बढ़ता जाएगा, +5 +6 ऐसे, ठीक है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में होता है 0 के -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही इधर जाते हैं -6 -7, ठीक है। पहले यहां पर ये देखिए, 0 के अंदर +3 ऐड करूं, 0 के अंदर +3 ऐड करूं तो बताओ कितना होगा? ये रहा 0, कितना ऐड करना है? +3, 1 2 3, अच्छा 0 +3 कम्स आउट टू कितना हो जाता है? +3 हो जाता है, बहुत बढ़िया। अच्छा -1 के अंदर +3 ऐड करना, -1 के अंदर +3 ऐड करना, सर -1 +3 ये हो जाएगा +2। ये देखो प्रूफ भी कर देता हूं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। -1 के अंदर +3, जब भी प्लस ऐड करना है तो राइट की तरफ जाना है, नेगेटिव ऐड करना है तो लेफ्ट की तरफ जाना है। 1 2 3, देख रहे हो? 3 ऐड किया तो कितना आ गया? +2 आ गया। इसी को हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना और समझना। ये मैग्नीशियम है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, लूज। जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या नेगेटिव चार्ज घटेगा। ठीक है सर, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो पॉजिटिव चार्ज घटेगा या नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। आराम से कोई जल्दी नहीं है। ये 0 में था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। देखो 0 में था, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो 1 और 2, अच्छा +2 आएगा इसके ऊपर। हाँ सर अब ठीक है, ठीक है सर, एक और करके दिखाओ, एक और करके दिखाते हैं, आ जाओ ना। एल्यूमिनियम था, से एल्यूमिनियम बन रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है? 0। इस पे कितना आया वो निकालना है। 0 पे था, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा 0 से, 1 2 3, अच्छा +3 आएगा सर, इसके ऊपर +3 आएगा। सर ऐसा ही एक और एग्जांपल बता दो, गेन के लिए बता दो। आ जाओ गेन के लिए बताते हैं। ये देखो ऑक्सीजन के ऊपर -1 था, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। अब बताओ ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा? ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा या पॉजिटिव चार्ज कम होगा। ये देखो -1 पे था, ऑलरेडी किस पे था? -1 पे। -1 से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, कितना आ गया? -2 आ गया सर, -2 आ गया। क्लियर? और एक करके दिखा देते हैं, आइए। Cl है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, बन गया Cl। अब बताओ इस पे चार्ज कितना होगा? सर 0 था, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। 0 से 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितना है? -1, सर इस पे -1 आ जाएगा। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
ये एक छोटी सी कंफ्यूजन है जो बच्चों को आगे जाके आती है, वैसे कोई बताने वाली बात है नहीं, ठीक है। जैसे किसी भी एलिमेंट को हम, एलिमेंट का एटम कैसे लिखते हैं सर, अभी अभी बताया था आपने H। अगर यही कोई एलिमेंट होता उसका मॉलिक्यूल कैसे लिखेंगे बताओ, H का कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या होता है सर H2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस तरह से कंपाउंड ले लेते हैं, कंपाउंड, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल कैसे लिखेंगे बताओ ना, किसका लिखना है सर कार्बन मोनोऑक्साइड का लिखना है। ध्यान से देखना, इसी कारण पढ़ा रहा हूं मैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन को भी कैपिटल में लिखेंगे और ऑक्सीजन को भी कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। सर अगर ऐसा लिखा होगा, ऐसा C और O, बेटा ये एलिमेंट का सिंबल है, ये एलिमेंट का सिंबल है, पहला लेटर कैपिटल दूसरा लेटर स्मॉल, ये एलिमेंट का सिंबल है, ये मॉलिक्यूल नहीं है नहीं है नहीं है, ठीक है। एलिमेंट कौन सा है, कोबाल्ट। सर एक और एग्जांपल दे देते हैं ना, M कैपिटल N स्मॉल, ये एलिमेंट का सिंबल है, कौन से एलिमेंट का सर, मैंगनीज का, मैंगनीज का, ठीक है। जैसे Ni, पहला लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल, ये एलिमेंट का सिंबल है, किसका, दैट इज निकल का, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, पहला भी कैपिटल दूसरा भी कैपिटल, तो ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बट अगर पहला लेटर कैपिटल है दूसरा स्मॉल है तो वो एलिमेंट का सिंबल है, ठीक है। उसी के ऊपर वो बेस हमने क्वेश्चन बना दिया। CO का मतलब क्या होगा और CO का मतलब क्या होगा, पहला लेटर कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, ये कोबाल्ट के एटम का सिंबल है, पहला लेटर भी कैपिटल है दूसरा भी कैपिटल है, तो ये एक मॉलिक्यूल है जो किससे बन के बना हुआ है, कार्बन से और एक ऑक्सीजन से, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए चलिए, आंसर क्या हो जाएगा इसका, CO स्टैंड्स फॉर डैश, वाइल CO स्टैंड्स फॉर, ये है एटम ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट, और CO क्या है, ये है मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है जी। C है बेटा, C एटम नहीं है, एटम नहीं है, मॉलिक्यूल का कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल होता है बेटा, अभी लिखवाया हमने, देखा हूँ मॉलिक्यूल की डेफिनेशन दोबारा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट या कंपाउंड का जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। हमने ये भी मॉलिक्यूल के एग्जांपल लिए, ये जो एलिमेंट से बन के आए हैं और जो कंपाउंड से बन के आए हैं, है ना, मॉलिक्यूल लिखा है ना, एटम थोड़ा लिखा है, हाँ इसके अंदर एक एटम कार्बन का है एक एटम ऑक्सीजन का, वो अलग बात है, बट है तो ये मॉलिक्यूल ना। और बात करते हैं किसी भी एलिमेंट का सिंबल, ठीक है, जो आपका मन करे आप उससे उसे डिनोट कर सकते हो, मैं ई से डिनोट कर रहा हूं, हमेशा उसके नीचे एक नंबर दिया होगा, एक ऊपर नंबर दिया होगा, जो नीचे नंबर दिया होता है जिसको हमने Z लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, किसको, एटॉमिक नंबर को, और ये जो ऊपर लिखा होता है ए, ये होता है मास नंबर। सर एटॉमिक नंबर किस बात को रिप्रेजेंट करता है, किसी बात को रिप्रेजेंट भी तो करता होगा, यस, एटॉमिक नंबर बताता है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ सर पता है हमें, तीन तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, एक एटम के अंदर तीन तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, होते तो बहुत सारे हैं, हमें तीन ही पढ़ने हैं, एक है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। तो Z किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और सर ये मास नंबर ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं। सर इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेंगे, किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तभी तो एटम न्यूट्रल होता है,
तभी तो एटम न्यूट्रल होता है। इसके ऊपर कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव, ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव, ठीक है। सर इसके ऊपर एक आध कोई क्वेश्चन करा दो, बिल्कुल करा देते हैं, आइए। फॉस्फोरस, ये सिंबल हो गया, यहाँ 15 लिखा हुआ है, यहाँ 13 लिखा हुआ है। बताइए ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? फॉस्फोरस का 1 एटम, ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा अच्छा लगेगा, 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस। इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? कितने प्रोटॉन्स हैं? सर जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर कहां लिखा होता है? नीचे सर 15, पी का मतलब प्रोटॉन्स है। सर न्यूट्रॉन्स कितने? न्यूट्रॉन्स, सॉरी पहले तो इलेक्ट्रॉन्स बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन्स, सर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज 15 लिखा हुआ है, ठीक है। सर न्यूट्रॉन कैसे निकालूंगा? ध्यान से देखो, क्या मैं इसी लाइन को ऐसे लिख सकता हूं? इसी लाइन को ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर ए लिख दिया, यहां पर जेड लिख दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड के बराबर ही तो है, और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐसे ही निकलेंगे? ए माइनस जेड, ए, सॉरी बेटा थोड़ा बाद में लिखना पड़ेगा, आई मीन एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, ऐसे करना पड़ेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये z उधर जाके माइनस हो जाएगा, जो प्लस में है, दैट इज a माइनस z। क्या यहां पर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐसे ही निकालूंगा? दैट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 31 माइनस 15 comes out to be 16, that is a minus z। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक लास्ट लाइन यहां पे लिखनी है, a जिसको हम मास नंबर बोलते हैं, वो है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। सर क्यों बोलते हैं इनको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन? न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, ठीक है। और बाहर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इसी कारण इनको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। जल्दी से एक सिंबल दे रखा है ऑक्सीजन 8 16, यहां पर इसके प्रोटॉन्स बताइए, इलेक्ट्रॉन्स बताइए, न्यूट्रॉन्स बताइए। एक और दे रखा है लिथियम 3 7, एक और दे रखा है नाइट्रोजन 7 14, कार्बन 6 12। 4 क्वेश्चन हो गए। सबके प्रोटॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन बताइए और न्यूट्रॉन बताइए। सर सबसे पहले प्रोटॉन्स के बारे में बात करेंगे, जो क्या होता है? दैट इज एटॉमिक नंबर। कितना है? 8, तो 8 हो गए, 3 तो 3 हो गए, नाइट्रोजन का 7 है तो 7 हो गए, कार्बन का 6 है तो 6 हो गए। सर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के अंदर एक एटम के अंदर 8 प्रोटॉन है, 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 प्रोटॉन है, 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 प्रोटॉन है, 7 ही होंगे। 6 प्रोटॉन है, 6 ही होंगे। सर न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? दैट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, a माइनस z, 16 minus 8 comes out to be 8, mass number minus atomic number, 7 minus 3 comes out to be 4। सर इसमें भी mass number minus atomic number, 14 minus 7 comes out to be 7, that is 12 minus 6 comes out to be 6। क्या ये सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश।
लाल लाल से दिल जो फेंक के मार रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। जल्दी से बताइए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मे कंटेन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन? जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसमें नन ऑफ दीज कर लीजिए क्योंकि अभी आपने सीखा नहीं है। नन ऑफ दीज करिए। एक प्रोटॉन, सर प्रोटॉन एक का मतलब है उसका एटॉमिक नंबर एक होना चाहिए। सर इसका तो 2 है, गलत। सर इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। हाँ, तो इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर हो सकता है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। कितना है मास नंबर? 2, उसमें से 1 गया 1। सर यही है आंसर। यहां पर निकालूंगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 3 - 1 2 आएगा। सर ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, फिर उसके बाद मैं टॉपिक आगे बढ़ा रहा हूं। ऑक्सीजन के एक एटम में प्रोटॉन्स कितने थे? प्रोटॉन्स सर कितनी बार बताओगे? 8। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितने थे? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने थे? सर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। सर न्यूट्रॉन कितने थे? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एक एटम में, एक एटम में, एक एटम में। सर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 8। अच्छा ध्यान से अब सुनना, ध्यान सुनना। अगर मैं 5 एटम्स में पूछ लूं तो 5 एटम में, एक एटम में प्रोटॉन 8 हैं, 5 में कितने होंगे? सर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 40 आ जाएगा। 5 एटम में पूछ लूं, एक में 8 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सर 40 आ जाएगा। इसके 5 एटम में न्यूट्रॉन पूछ लूं तो सर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 40 आ जाएगा। तो जितने एटम के लिए पूछा होगा मल्टीप्लाई कर देंगे। सर ये कौन सी बड़ी बात बता रहे हो? अगर एक टॉफी जो है वो 5 रुपए की आती है तो 4 टॉफी कितने की आएंगी? सर 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 आ जाएगा। 8 टॉफी कितने की आएंगी? 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 आ जाएगा। कौन सी बताने वाली बात है? बस सिंपल सी बात थी, आपको ऑलरेडी पता थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सर किसमें? मॉलिक्यूल में और आयन में, मॉलिक्यूल में और आयन में। आवाज आ रही है? देखिए दूसरी क्लास में ही पूछने के लिए आ गए। सर सिलेबस कब तक हो जाएगा? बेटा जिस साल आपका सिलेक्शन होना है उससे 1 साल पहले आज सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब आप बताओ आपका सिलेक्शन कब होगा? जल्दी जल्दी बताओ आपका सिलेक्शन कब होगा? ठीक है, पढ़ाने दे भाई, दूसरी क्लास है यार आज। ठीक है, आइए। हाँ कर दिया, वो वॉइस पीछे से आ रही थी, कुछ हथौड़ी का काम चल रहा था, बोल आया, बंद हो गया वो। ठीक है, बताओ किस साल होगा तुम्हारा सिलेक्शन, कब होगा? अगर 2027 में होगा तो 2026 में सिलेबस खत्म है, 25 में होगा तो 24 में खत्म है, 28 में होगा तो 27 में खत्म है ना? ये जिसने क्वेश्चन पूछा है सिर्फ उसी के लिए है ना, बाकी जाने इधर ध्यान दे।
देखिए मैंने कल आपकी फर्स्ट क्लास के नीचे पिन किया है एक कमेंट, प्लीज उसमें एक बड़ी लाइन इंपॉर्टेंट है, सारे जानों को पढ़नी चाहिए। मैंने पता क्या कहा है, बिफोर बीइंग ए डॉक्टर, है ना, डॉक्टर बनने से पहले डॉक्टर जैसा बिहेव करिए। डॉक्टर बनने से पहले डॉक्टर जैसा क्या करिए, बिहेव करिए। ठीक है, आप एक डॉक्टर हैं मान लीजिए, ठीक है, आपने किसी का ऑपरेशन करना है या किसी को ठीक करना है और पूरे 1 साल का ट्रीटमेंट है। कितने साल का? 1 साल का, 365 दिन, 365 डेज, 10 डेज हेयर एंड देयर आप मान सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए दूसरे दिन वो आपसे आके पूछने लगे, ठीक है, मैं कब ठीक हो जाऊंगा, है ना, आपको ऐसे पेशेंट के ऊपर क्या आएगा? प्यार आएगा। ठीक है, आप उसके ऊपर हंसेंगे, आपको लगेगा कितना भोला सा प्यारा सा बच्चा है ना। घर में देखा है, घर में देखा है, सबके घर में होता है, मेरे घर में भी होता है, आपके घर में भी होता होगा फॉर श्योर। मैं बताता हूँ क्या, डॉक्टर, पहली बात तो घर में जब हम थोड़ा बहुत बीमार पड़ते हैं तो हम दवाई लेने ही नहीं जाते, नहीं ले जाते ना। ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा घर पे बीमार हो जाए, खासकर मम्मी पापा जो है, दादा दादी, इनमें ये ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तब दवाई लेने जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर दवाई देता है 4 दिन की। ठीक है, ये खाते हैं सिर्फ 1 दिन की, उसी में थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं, दवाई खाना छोड़ देते हैं, दवाई खाना छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद 4 दिन बाद डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और डॉक्टर को ऐसे बोलते हैं ना, ठीक नहीं हुआ मैं, आपने बोला था दवाई खा लो मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है, देख लो ठीक नहीं हुआ मैं आपकी दवाई से, आप में गलती है। डॉक्टर बोलेगा, अरे सर मैंने 4 दिन दवाई खाने के लिए बोला था, आपने कितने दिन खाई थी? मैंने पूरे 1 दिन तो खाई थी यार, और उसके बाद थोड़ा सा मैं ना गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूं, ऐसा हो गया होगा, है ना। तो प्लीज मुझे पढ़ाने दें, आप पढ़ें, आप सबसे हाथ जोड़ के ये गुजारिश है ना। अब मेरी मम्मी भी ऐसी करती हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। तो इसी कारण जब भी आप मतलब कि आप सोचो यार, आप सोचो मतलब, देखो सारी चीजें एक तरफ, सब चीजों को एक साइड रख दो, पढ़ाना लिखाना पढ़ना सब एक साइड रख दो, भाई सबसे बड़ी चीज पता क्या है? आप डॉक्टर बनने वाले हो, सबसे बड़ी चीज यही है और कुछ नहीं है। नहीं तो पढ़ाने को क्या है यार, लोग सीएस को भी पढ़ाते होंगे, वो भी टीचर ही हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है, ऐसा नहीं है मैं किसी प्रोफेशन को डिमीन कर रहा हूँ। कोई किसी को ड्राइवरी सिखाता होगा, सब सब आर इम्पॉर्टेंट, बट आप डॉक्टर बनने वाले हो यार, ये कितनी बड़ी बात है। आप ही हो जिसके नाम के आगे डॉक्टर के साथ साथ भगवान की उपाधि लगेगी, और किसी के आगे भगवान की उपाधि नहीं लगती, सिर्फ डॉक्टर को ही भगवान के ऊपर माना जाता है। ऑब्वियसली साथ में आप कहेंगे सर टीचर्स को भी माना जाता है, अरे वो मानते हैं यार, मैं अपने टीचर्स को भगवान के ऊपर मानता हूं, दैट आई एग्री, बट मेनली अगर पूरी दुनिया देखेंगे तो सिर्फ भगवान की उपाधि इन्हीं लोगों को मिलती है जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा होता है। अब किसी डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट शुरू करे, दूसरे दिन ही ट्रीटमेंट आके डॉक्टर बोले पेशेंट हाँ फर्क नहीं पड़ रहा, ना 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 मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, कुछ मजा दिलाओ बेटा, कच्चा बादाम तो हिलाने से राम है यहाँ से, है ना। तो इसी कारण पढ़िए, आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठीक है। हाँ वॉइस लो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वॉइस लो है, इसी कारण आपको बोला गया है हेडफोन पहन के रखिए, है ना। रूल्स ऑफ द क्लास का पहला रूल यही था, जब फोन दूर पड़ा होगा, आप दूर बैठे होंगे, आवाज कम आएगी ही आएगी, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो हमें मत बताइए, पता है हमें वो ऑलरेडी बेटा। तो डॉक्टर बनने से पहले डॉक्टरों वाली हरकतें करें, ठीक है, बाकी सब ठीक है यार, बाकी सब ठीक है, इंटेलिजेंट हो तुम लोग, कर लोगे अगले साल, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। एक तो नंबरों से मत घबराया करो, 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, कुछ नहीं है ये नंबर, ठीक है। 25 में से 22 से 23 लाख बच्चा सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने जाता है, उसे भी पता होता है कि उसका इस साल कुछ नहीं होने वाला, बट वो अपने घर वालों को नहीं बताता। बुरा मत मानना इस बात का, है ना, सही बात यही है ना, वो अपने घर वालों को बताता नहीं है कि मेरा इस साल नहीं होने वाला, लास्ट दिन तक यही बोलता रहता है, हो जाएगा आपकी बार, मेरे को लग रहा हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम से 2-3 दिन पहले थोड़े से चक्कर से आने लगते हैं, ऐसे गिर जाता है कहीं पे, है ना, कहीं चोट लग गई, कुछ हो गया, है ना, मुझे वॉमिटिंग आ रही है, मेरी तबीयत खराब हो गई, इस कारण नहीं हुआ। सच्चाई ये है इस साल तैयारी ही नहीं थी,
ठीक है, बट घर वालों को नहीं बताते क्योंकि पिताश्री की इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी एग्जाम होने से पहले ही, तो बंदा उसको छोड़ता जाता है कि यार थोड़े दिन और पिटाई को थोड़ा और दूर भगाया जाए, और दूर भगाया जाए। इसी कारण तो 22 से 23 लाख बच्चों में कंपटीशन है ही नहीं। मेन कंपटीशन है सिर्फ 2 से 2.5 लाख बच्चों में, सिर्फ 2 से 2.5 लाख बच्चों में। यही है, इन्हीं 4-5 में से एक बच्चा हर एक सिलेक्ट होना है। यही है कंपटीशन, यही पे है। ठीक है, 2.5 लाख बच्चों में कंपटीशन है और इन्हीं में से जो है हर 4-5 में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा। ये कंपटीशन हाल होगा। 25 लाख थोड़ा यार कंपटीशन, इफेक्ट यही है। हर कोई जो है फॉर्म भरता है बेटा, कॉम्पीट नहीं करता। इतने नंबर बढ़ गए, इतने नंबर बढ़ गए, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? तुझे एक सीट चाहिए, एक सीट चाहिए, सिंगल 1 सीट ओनली। ठीक है, 25 लाख बच्चे बैठे हैं, 50 लाख बच्चे बैठे हैं। ठीक है, प्रपोर्शन हमेशा 10% ही सीरियस बच्चों का होता है। कंपीट सिर्फ 10 लगा लो, 12 लगा लो, 15 लगा लो। सबसे पहले तो उन 10% के अंदर घुस जाओ, है ना, अपने आप में सीरियसनेस ले आओ, 10% के अंदर घुस जाओ। अब तब पता चलेगा कि हाँ ये कंपीट कर रहा है, ये कंपीट कर रहा है। मैक्सिमम लोग नॉन कंपीट करते हैं यार। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलिए 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 चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने हैं किसके अंदर? किसी मॉलिक्यूल के अंदर या आयन के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये मैंने एक मॉलिक्यूल रखा है जिसका नाम है EXBY। सर ई क्या है? कोई एलिमेंट है, बी भी कोई एलिमेंट है। ई का एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है। इसी तरह से बी का भी होगा, एटॉमिक नंबर Z डैश कर देता हूं, मास नंबर A डैश कर देता हूं। डैश इस कारण लगा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, दोनों का मास नंबर अलग अलग है, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है। आइए सबसे पहले मुझे ये बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। क्या निकालने हैं? प्रोटॉन्स निकालने हैं। जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी से। इसके एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? Z। तो X के अंदर कितने होंगे? X इंटू Z। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सिंपल आप ये बोल रहे हो ना, एटॉमिक नंबर इंटू नंबर ऑफ एटम्स। पहले E का एटॉमिक नंबर रखूंगा, दैट इज Z, और फिर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? X। फिर ऐसे B का रखूंगा, पहले एटॉमिक नंबर Z डैश और फिर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? Y। तो पहले E का निकालूंगा, फिर B का निकालूंगा, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। ये समेशन, समेशन का मतलब है ऐड करना। ऐड मैं करके भी दिखाऊंगा, करके भी दिखाऊंगा, घबराना नहीं, घबराना नहीं। आगे आ जाइए, इलेक्ट्रॉन्स। बेटा मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। जैसे एटम न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वैसे मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता है। यानी के जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा सर, अच्छा अच्छा सर, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन्स आप बताओ। एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे? A माइनस Z, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। उसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा? X से। ठीक है, इसके एक मॉलिक्यूल में बताओ, A डैश माइनस Z डैश मल्टीप्लाई किससे करूंगा? Y से। तो सर हमेशा यही हो गया ना, दैट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। पहले E का मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, फिर B का मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। बस फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया बेटा, सही कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा, घबराइएगा मत, ठीक है। किसी आयन के लिए सीख लिया हम, आयन के लिए सर प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे, सेम तरीका, सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं करना। जो यहां पर लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन आयन, जो तरीका यहां पे लिखा है, बताओ क्या लिखा है सर, एटॉमिक नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स समेशन, पहले एटम का एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ एटम्स, दूसरे एटम का एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ एटम्स, अगर तीसरा होगा तीसरे का एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ एटम्स, सबको ऐड कर देना, सबको ऐड कर देना, ठीक है सर। सर न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन सेम बेटा, सेम 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 सेम, कैसे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, पहले का मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ एटम्स, दूसरे का मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ एटम्स, तीसरे का मास नंबर उसके माइनस एटॉमिक नंबर इनटू नंबर ऑफ, जो भी आएगा उसको ऐड कर देना, ऐड, बस। अब लास्ट समझ लीजिएगा, लास्ट सर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे सर, आयन के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते हैं, क्योंकि आयन बनते ही ऐसे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके या गेन करके, इलेक्ट्रॉन लॉस करके या गेन करके। तो पहले लिखूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट प्लस इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो जितने प्रोटॉन आए थे उसमें से दो लूज कर देना, नहीं सर 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो जितने प्रोटॉन आए थे उसमें 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर देना, बस। मैं इसके ऊपर करके दिखाता हूं, बट एक बार बस लिख लीजिए, लिखने के बाद लिखेंगे डी का मतलब है डन। मैं अगले पेज पे आ जाऊंगा और फिर हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन 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 खेलेंगे। रिपीट ही करें, रिपीट कर दें, रिपीट कर देते हैं बाबू। पहली बात तो ये रिपीट करूंगा तो ये रिपीट हो जाएगा, मैं एक बार कर देता हूं, मैंने 3-4 बार बोला है बट कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है। आज पूछिए मुझसे, आज मैं आपको आंसर देने के लिए तत्पर हूं, मैं बताऊंगा अभी, बट 6 दिन बाद नहीं, वो गलत है, फिर वो आपकी रिवीजन पे डिपेंड करता है। ध्यान से सुनिए बाबू, आइए। ई क्या, सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखूंगा जो है Z इनटू नंबर ऑफ एटम्स। बताओ ई के कितने एटम्स हैं यहाँ पे सर, X है, बस। ऐसे बी का एटॉमिक नंबर लिखो Z' इनटू नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज Y, दोनों को ऐड कर देना, दोनों, इसका एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ एटम्स, इसका एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ एटम्स, दोनों को ऐड कर देना, प्रोटॉन्स आ जाएंगे। सर इलेक्ट्रॉन्स, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इंटू नंबर ऑफ एटम्स, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इंटू नंबर ऑफ एटम्स, जो इसकी वैल्यू आई थी इसकी वैल्यू आई थी, ऐड कर देना, हो गया भाई, हो गया, हो गया। सर आयन वाला भी समझा दो, सेम है, प्रोटॉन का तरीका सेम, न्यूट्रॉन का तरीका सेम। सर इलेक्ट्रॉन वाला बता दो, वो मैं बता देता हूं, ठीक। पहले लिख लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लिख लिए। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, पता है ना, कैटायन बना, कैटायन, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं तो जितने प्रोटॉन आए थे उसमें से 2 माइनस कर देना। नहीं सर 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे तो जितने प्रोटॉन आएंगे उसमें 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर देना, ठीक है सर, खत्म। ओके, डन 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 डन। आइए क्वेश्चंस करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। मैं यहां पर क्या लिखता जा रहा हूं, CO2, पहले CO करेंगे, फिर CO2 करेंगे, फिर H पॉजिटिव करेंगे, फिर H3O पॉजिटिव करेंगे, फिर SO4 नेगेटिव करेंगे। पहले Cl नेगेटिव कर देता हूँ, पहले Cl नेगेटिव कर देता हूँ, फिर SO4 नेगेटिव कर देता हूँ। देखिए 2 मॉलिक्यूल का कर लेंगे, 2 कैटायन का कर लेंगे, 2 एनायन का कर लेंगे, उसके बाद किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, है ना। 6 एग्जाम्पल करने के बाद भी प्रॉब्लम अगर होगी ही नहीं, वो तो फिर श्योर है।
पहले प्रोटॉन्स फाइंड करेंगे, फिर न्यूट्रॉन्स फाइंड करेंगे, और फिर लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, आपको हर एक का सिंबल गिवन होगा, आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कार्बन का 6 और 12 होता है, ऑक्सीजन का 8 और 16 होता है, सल्फर का 16 और 32 होता है, हाइड्रोजन का 1 और 1 होता है। हो जाएंगे सारे। Cl रह गया सर, Cl का जगह नहीं है, Cl के लिए जगह नहीं है, Cl के लिए मैं इधर लिख देता हूं 17 और 35 होता है। सर 35.5 होता है। अरे भाई वो एवरेज होता है, एवरेज। हम एक एटम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। टॉपिक मैंने गलती से 35.5 लिख दिया, 35 आ रहा था। आइए, वो एवरेज होता है 35.5। आराम से करेंगे, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी से मुझे पहले बताओ प्रोटॉन्स कैसे निकालने हैं। एटॉमिक नंबर इंटू नंबर ऑफ एटम्स। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है 6 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। बताओ कार्बन के कितने एटम है यहाँ पे। सर एक ही कार्बन नजर आ रहा है, बहुत बढ़िया। प्लस देखो है ना साइन, प्लस का प्लस। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। बताओ कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं यहाँ पर 1। 8 + 6 कितना हो गया 40। बहुत बढ़िया जी। सर ऐसे ही इसका भी करके दिखा दो। आइए इसका करते। पहले इसका एटॉमिक नंबर 6 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। कार्बन के कितने एटम्स हैं यहाँ पे 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। बताओ ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2। सर ये 22 आ जाएगा। सेम तरीका, प्रोटॉन निकालने का तरीका सेम था, सेम जो यहाँ पे तरीका था, आयन में भी वही तरीका है। आओ जरा, इसका एटॉमिक नंबर 1 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 1, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 1 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कितने हाइड्रोजन के 3, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 1। सर 11 आ जाएगा। Cl एटॉमिक नंबर 17 इंटू नंबर ऑफ एटम्स 17 आ जाएगा। यहाँ पर भी करते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। सल्फर कितने हैं 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4, 48 आ जाएगा। 6 क्वेश्चन करा रहा हूं भाई एक चीज में ना। लोएस्ट टू लोएस्ट आईक्यू भी होगा, नेगेटिव में भी होगा, तब भी समझ आएगा। कंडीशन अप्लाई। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो, नहीं सुन रहे हैं फिर और बात भाई, है ना। देख लो सारी दुनिया सही कह रही है, एक जना अभी भी कह रहा है नहीं समझ आ रहा। मुश्किल है बेटा, मुश्किल है, काफी मुश्किल है आपके लिए, काफी मुश्किल है। आप जो वॉइस बीच बीच में हाई कर लेते हो, इस एयरफोन के कारण एयर में प्रॉब्लम होती है। प्लीज रिक्वेस्ट है कांस्टेंट वॉइस में बोलिए। सॉरी नहीं हो पाएगा सर, नहीं समझ आया। यही था कह रहा था, यही था, नहीं समझ आया। रिवाइज लिख कर करे तो चलेगा, कर सकते हैं। यही वाला पोर्शन समझ नहीं आया, यही वाला पोर्शन समझ में। सही कह रहे, टफ है बेटा काफी। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, आप भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, बट फिर भी मुझे लग रहा है काफी ज्यादा टफ है। काफी सारी चीजें मुश्किल है बेटा, ठीक है। मुश्किल भी तो है, कितना ज्यादा। देखो एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना मुश्किल है। ये एटॉमिक नंबर होता है, ये नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना कितना मुश्किल है बेटा। उसके 6 एग्जाम्पल हमने यहां पे करके दिए, बट मुश्किल है, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, समझ गए सर, क्लियर है सर। मैं कह ही रहा था कि कंपटीशन सिर्फ 2-2.5 लाख बच्चों में है, ठीक है। कभी मन करे, कहाँ है वो 22.5 लाख बच्चे, कहाँ है 22.5 लाख के बच्चे। कभी भी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बॉटनी की, जूलॉजी की क्लास की चैट ओपन करिए, आपको ऐसे बहुत सारे नजर आएंगे, बहुत सारे नजर आएंगे, ठीक है। घबराना नहीं बिल्कुल भी, कंपटीशन है ही नहीं, ठीक है, माइंड में है, ये आपस में ही कंपीट कर रहे हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे बेटा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। मास नंबर कितना है इसका 12,
माइनस एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6, 12 माइनस 6 इनटू नंबर ऑफ एटम्स। कार्बन के कितने एटम्स हैं यहाँ पे 1 प्लस, फिर ऑक्सीजन का भी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सर 16 माइनस 8 कितना हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1। सर 14 ही आ जाएगा, सही कह रहे हैं। यहां पर भी करके देखते हैं। पहले कार्बन का मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स 1 है। ऑक्सीजन का मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स, कितने ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पर सर 2 है, 2। सर ये 22 आ जाएगा, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर दैट इज 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं यहाँ पे 1। सर 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही होता है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन का मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन के कितने हैं 3। ऑक्सीजन का मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर दैट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इनटू 1। 0 प्लस 8 कितना होता है 0 प्लस 8 सर 8 आएगा। Cl के केस में देखिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 35 माइनस 17 इनटू नंबर ऑफ एटम्स, इनटू नंबर ऑफ एटम्स कितने Cl है यहाँ पर 1 सर 18 आ जाएगा, एब्सोल्युटली राइट। सल्फर के बारे में बात करिए। मास नंबर माइनस एटॉमिक, हर एक के 6 क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, 6। सल्फर के कितने एटम्स हैं 1। ऑक्सीजन में मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, कितने एटम है ऑक्सीजन कितने सर 4। सर ये भी 48 आ जाएगा, सही कह रहे हैं आप। आइए सर अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर दो। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि जितने प्रोटॉन आए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन आए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सर बट आयन में ऐसा नहीं होता, आयन में ऐसा नहीं होता। ये कैटायन है, ये एनायन है, कैटायन एनायन। सर इनमें क्या होता है, जितने प्रोटॉन्स हैं अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं वो नेगेटिव कर देना, या इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं तो उतने ऐड कर देना, आराम से आराम से आराम से। कैटायंस में इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, एनायंस में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। जल्दी से बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 1। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। कितने लॉस हुए 1, तो 1 में से प्रोटॉन में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट गए 0। सर और करो और करो, पहले यहां पर प्रोटॉन लिखो, प्रोटॉन 11 माइनस जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। कितने लॉस हुए सर 1, 11 माइनस 1 सर 10 आ गया, 10। सर यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, गेन कितने गेन हुए जितने नेगेटिव चार्ज है, जितना नेगेटिव चार्ज है। पहले तो प्रोटॉन लिखो 17, सर इस पे चार्ज कितना है -1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 18 हो जाएगा। सर यहां पर प्रोटॉन लिखो, प्रोटॉन पहले तो 48 आ गया, माइनस है तो इलेक्ट्रॉन गेन हुए। कितने गेन हुए सर 2, तो बस 2 कर दो, 48 प्लस 2 50 आ गया। क्या ये सबको क्लियर है, यस और नो। एक चीज के ऊपर 6 और 6 18 क्वेश्चंस कराए हैं जी, 18। 1 8 18 होता है। आगे बढ़े। यहां प्रोटॉन कैलकुलेट करना, यहां न्यूट्रॉन,
और यहां पर इलेक्ट्रॉन। इनमें से एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी 3 होमवर्क में देंगे। होमवर्क 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 में है ना, बाकी 3 करें। ठीक है, आइए सबसे पहले प्रोटॉन कैसे निकाल लेते। एटॉमिक नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन के कितने सर 2, प्लस सल्फर का एटॉमिक नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। कितने सल्फर है 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कितने 4। 32 16 48 50 आ जाएगा सर। सर न्यूट्रॉन कैसे निकाल देते हैं। न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज 1 - 1 इनटू नंबर ऑफ एटम्स। कितने हैं भाई, हाइड्रोजन के 2। सल्फर में भी ऐसा ही करूंगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। ऑक्सीजन में भी ऐसा ही करूंगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। सर ये तो 0 हो गया, ये 16 और 32 कितना होता है 48। सर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, यानी कि ये भी 50। ठीक है भाई, बाकी ये 3 होमवर्क में करना। होमवर्क होमवर्क होमवर्क। बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। करो, ये आपको सिंबल गिवन होगा, आपको इसके बारे में किसी भी प्रकार की परेशानी होने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप बस मुझे इसका आंसर बताइए। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कैसे निकालते थे, एटॉमिक नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। नाइट्रोजन के कितने 1, हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन कितने 4, 11 हो जाएगा। न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 14 - 7 इनटू नंबर ऑफ एटम्स। नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन का भी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर सिर्फ 7 आएगा 7। सर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते थे, आयन के अंदर पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख लो, लिख लिया। अब यहां पर +1 चार्ज है, ये ऐसा है अमोनियम आयन। +1 का मतलब क्या है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। +2 होता 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होते, +3 होता 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए होते, -1 होता 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होता। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं वो सबट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर यही गेन्ड होता तो उतने ही गेन हो जाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, वेल डन। एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं जो आपको पता होगी, बट फिर भी मैं भी बता देता हूं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है एंड मास नंबर डिफरेंट होता है। पढ़ाना भी है हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बट अभी के लिए क्वेश्चन था तो। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक ऐसे लिखा जाता है, एक ऐसे लिखा जाता है, या ऐसे भी लिख देते हैं उसको, और तीसरा ऐसे लिखा जाता है। देख रहे हैं, इनके एटॉमिक नंबर सेम है ना, मास नंबर डिफरेंट है, इसका 1 है, इसका 2, इनको आइसोटोप्स बोलते हैं। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एटम हैज ए नेट चार्ज ऑफ -1। अच्छा, चार्ज कितना है -1, इसका मतलब जो भी वो एटम है वो अनायन की फॉर्म में है, अनायन। ठीक है, इट हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 18 and 20 neutrons. Okay, number of neutrons 20,
आपसे इसका सिंबल पूछा हुआ है। इतनी बात तो पता चल गई कि सिंबल सब में ये Cl ही आएगा, यस, और Cl के ऊपर -1 आएगा, क्योंकि नेट चार्ज कितना दे रखा है, टोटल चार्ज कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सर नीचे क्या आना है, ऊपर क्या आना है? नीचे आना है एटॉमिक नंबर, ऊपर आना है मास नंबर। मुझे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। तो क्या मैं यहां से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकता हूं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते थे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होते थे तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते थे, गेन होते थे तो हम माइनस कर देते थे, गेन होता सॉरी सब्ट्रैक्ट होते थे तो हम लेस कर देते, लॉस होते थे तो सब्ट्रैक्ट कर देते थे, गेन होते थे तो ऐड कर देते थे। सर यहां पर एनायन है, इसने गेन किया हुआ है कितना? एक जितना ये चार्ज है उतना ही गेन होते थे। बताओ भाई जल्दी जल्दी, प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे? सर 18 में से 1 जाएगा, 17 आ जाएगा। अच्छा, Cl नेगेटिव के यहाँ पर नीचे 17 आ जाएगा। सर अभी भी ये नहीं पता चला, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। ये क्या होता है? सर मास नंबर होता है। मास नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अगर आप आंसर साथ साथ दे रहे हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है बताओ? मास नंबर कितना है दैट इज निकालना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आए हैं? सर 17। न्यूट्रॉन कितने आए हैं? 20, दैट इज 37। क्या यही होगा ऑप्शन नंबर बी? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। बढ़िया, चलिए आइए बात करेंगे हम मिक्सचर्स के बारे में। सर कल जो आपने टेबल बनाया था कि 2 प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, एक होते हैं प्योर कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस सॉरी, और एक क्या होते हैं? दैट इज मिक्सचर होते हैं। प्योर सब्सटेंस में आगे 2 तरह की चीज़ें थी, एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, सब कुछ पढ़ लिया हमने। एलिमेंट के एटम पढ़ लिए, कंपाउंड के मॉलिक्यूल पढ़ लिए, और साथ में आयंस भी पढ़ लिया इवन, ठीक है। उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। अब हम आ जाते हैं मिक्सचर के ऊपर। किसके ऊपर? मिक्सचर के ऊपर। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक। मिक्सचर क्या होगा? जब भी 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन एनी रेशो, आपने पानी लिया, चीनी ली, सर कितनी चीनी कितना पानी, बोला तो एनी रेशो, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, बन गया मिक्सचर, हो गया। ये क्या हो गया? मिक्सचर हो गया, ठीक है। सर क्या मिक्सचर में हमेशा 2 ही सब्सटेंसेस होते हैं? नहीं यार, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। आपने पानी लिया था, चीनी डाली, मिक्स हो गया, अब उसमें ऊपर से नमक डाल दो, 3 सब्सटेंसेस हो गए। उसमें ऊपर से नींबू निचोड़ दो, 4 हो गए, ठीक है। उसको पी लो, शिकंजी बन गई, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं, 2 हो, 2 से ज्यादा हो, बस दोनों को आप मिक्स कर दो किसी भी रेशो में। इसने क्या बोलते हैं आप? मिक्सचर। सर मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंस में डिफरेंस क्या है? मिक्सचर एक तो एनी रेशो में मिक्स होते हैं, दूसरा इनको सेपरेट किया जा सकता है बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। सेपरेट किया जा सकता है बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल और केमिकल मेथड्स। कंपाउंड्स को ऐसे नहीं किया जा सकता। फिजिकल मेथड से या केमिकल मेथड से इनको क्या किया जा सकता है? सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं। सर कौन से 2 टाइप के होते हैं? पहला होमोजीनियस मिक्सचर। सर क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर? बता रहे हैं। और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
एक है होमोजीनियस मिक्सचर और एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, आंसर ए होगा ना? नहीं बाबू, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 आया, 17। फिजिकली कैसे सेपरेट कर सकते हैं बताते हैं जी, कैसे सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली। आपने दाल खाई है कभी? दाल जब मार्केट से लेके आते हैं उसके अंदर छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से। उनको मम्मी क्या करती है, साफ करती है। कैसे करती है? दाल अलग कर लेती है और उसमें से कंकड़ पत्थर जो है वो अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। क्या कंपाउंड्स को सेपरेट किया जा सकता है केमिकल मेथड से? यस। नेक्स्ट, होमोजीनियस मिक्सचर। सर ये कैसे मिक्सचर होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है थ्रू आउट? सर हमें समझ ही नहीं आया यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, ठीक है भाई। ऊपर से लेके नीचे तक मिक्सचर में सारे पार्टिकल हर एक जगह पे पाए जाएंगे, हर एक जगह पे। जैसे यहाँ पर दो पार्टिकल से मिलके मिक्सचर बना हुआ है, एक पिंक कलर का है, एक ग्रीन कलर का है। आप देख रहे हैं पिंक वाले ऊपर हैं जितने, उतने ही राइट में हैं, उतने ही लेफ्ट में हैं, उतने ही नीचे हैं, ठीक है। चाहे कम है ज्यादा वो अलग बात है, बट ऐसा नहीं है कि सारे पिंक वाले नीचे बैठे हों, सारे ग्रीन वाले ऊपर हों। ऐसा भी नहीं है कि सारे ग्रीन वाले नीचे हों और सारे पिंक वाले ऊपर हों। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब है ऊपर से लेके नीचे तक हर एक प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। सर एग्जांपल दीजिए, पानी लीजिए, चीनी लीजिए, उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद बोल रहा हूं, मिक्स करने के बाद जब पूरी चीनी उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, उसके बाद आप बोल ही नहीं सकते कि चीनी नीचे बैठी हुई है, पानी ऊपर है, और बोल ही नहीं सकते कि चीनी ऊपर है, पानी नीचे है, या पानी नीचे है और चीनी ऊपर है। चीनी पूरी तरह से मिक्सचर के अंदर घुल जाएगी। ऐसा थोड़ा होता है चीनी जब पूरी तरह डिसॉल्व हो जाए आप उसका सिप लें तो ऐसा थोड़ा होता है शुरू में ज्यादा मिठास आएगी बाद में कम, या शुरू में कम मिठास आएगी बाद में ज्यादा। ऐसा नहीं होता है, नहीं होता। अगर चीनी मिक्स हुई हुई है तो उसे क्या बोलेंगे हम? होमोजीनियस मिक्सचर। सेम सर एक और एग्जांपल लीजिए। अरे यार अब की बार पानी में चीनी की बजाय नमक डाल दो आप, ठीक है। नमक होगा पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि अब पूरा का पूरा नमक के पार्टिकल पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए, ठीक है सर एग्जांपल वोडका दे रखा है, स्टील दे रखा है, स्टील सॉर्ट ऑफ एलॉय होता है, एयर दे रखा है। सर एयर के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी होती है। हाँ बेटा हैं तो ये सारी गैसेस ही ना। गैस का जो हमेशा मिक्सचर होता है वो हमेशा होमोजीनियस होता है। गैसेस का मिक्सचर हमेशा होमोजीनियस होता है, हमेशा ही उसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। नहीं नहीं सर एयर के अंदर तो नाइट्रोजन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है। मैंने कब कहा कि इक्वल होंगे? मैंने कहा यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा। ऐसा नहीं है कि इस रूम के अंदर एयर है तो उसके अंदर ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन नहीं है, या नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन नहीं है। ऐसा नहीं होगा, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी, ठीक है। रेन दे रखा है एग्जांपल्स में, ठीक है। एग्जांपल सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। नेक्स्ट हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता। सर एग्जांपल, अरे पानी के अंदर रेत डाल दो, आप देखेंगे थोड़ी देर में रेत जो है वो नारी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, पानी ऊपर होगा। जैसे यहां पर आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि जो पिंक वाले हैं सारे, जो भी चीज है पिंक सब्सटेंस, ये सारा नीचे है, ग्रीन वाला ऊपर है। सर ये अगर रेत वाला होता पानी तो रेत सारी नीचे होती पिंक वाला में, और पानी क्या होता? ऊपर होता, दैट इज ग्रीन वाले में, ठीक है जी। जसप्रीत बुमराह पूछ रहे हैं वोडका क्या होता है? ओ पाजी ये तो मुझे नहीं पता है ना, आपको पता है मेरे ख्याल से, आप सिर्फ नॉलेज चेक कर रहे हो टीचर की, है ना। जी बढ़िया बढ़िया। एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं? सीरियल्स इन मिल्क, आपने बचपन में खाए होंगे कभी ना कभी, कैलॉग्स वगैरह के वो जो आते हैं ना सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है, मिल्क के अंदर वो डाल के, ठीक है। या मूसली वगैरह खाते होंगे अगर आप अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं तो, ठीक है। आइस इन सोडा, अभी सोडा के अंदर आइस पिघली नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसी कारण
आपको पता है आइस थोड़ी ऊपर रहती है, सोडा सोडा मतलब कोई भी पेप्सी हो, थम्स अप हो, वो थोड़ा नीचे रहता है। हाँ, अगर ये आइस पूरी तरह से पिघल जाए, आइस डाली थी सोडा के अंदर और वो पूरी तरह से पिघल जाए, तब ये होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि तब पता ही नहीं चलेगा पानी कहाँ पे है और सोडा कहाँ पे है। बट अभी आइस पिघली नहीं है, ठीक है। ऑयल इन वाटर बिल्कुल जी हेट्रोजीनियस है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है सॉइल, सॉइल के अंदर भी कई अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ब्लड हेट्रोजीनियस होता है, पेंट भी हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। पेंट के अंदर या ब्लड वगैरह के अंदर भी कॉम्पोजिशन अलग अलग होती है, ऐसा नहीं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, ठीक है जी। एक बच्चा बार बार कह रहा है डाउट देख लो सर, डाउट बेटा, बड़े मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। 18-1 कैसे आया, ये भी तो पंगा है। 18-1 कैसे आया मैं बताऊंगा बेटा। बेटा ये वाली जो लाइन ना, ये वाली लाइन, इसी को दोबारा लिख रहा हूं। ये 18 लिखा हुआ था इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स +1। सर ये +1 कैसे आ गया बेटा, इसके ऊपर -1 चार्ज है ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। जब गेन किया होता है तो यहां पर +1 लिखते हैं, अगर यही +1 चार्ज होता है यहां पे तो यहां पर -1 लिखते हैं, लॉस होता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर आ जाएंगे। मुश्किल मुश्किल बेटा चीजें हैं सारी, मैं जानता हूं, बट आप कर लोगे, आप कर लोगे। ये 1 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 18 में से 1 गया बेटा 17 होता है, ठीक है जी। आइए, कोल्ड ड्रिंक कौन सा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस होता है। एलॉय तो चार्ट में हेट्रोजीनियस दिया हुआ है, कौन से चार्ट में भाई, कौन से चार्ट में। मैक्सिमम एलॉयज जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, मैक्सिमम। ब्लड कैसे हेट्रोजीनियस होगा, बहुत सारी चीजों का यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। मड क्या है, मड तो मेरे ख्याल से सॉइल के बारे में पूछ रहे हो, सॉइल अगर है तो वो हेट्रोजीनियस है। एक पिच में बोलिए, ले भाई। लैमिनेट थॉरली मिक्स करने के बाद हेट्रो होगा या होमो होगा। अब मुझे नहीं पता, लैमिनेट में तुमने कहीं, पता चले वो तुम्हें, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, पता चले तुमने नींबू के जो सीड्स होते हैं वो उसके अंदर डाल रखे हैं तो हेट्रोजीनियस है, नहीं डाल रखे हैं पूरी तरह से मिक्स हो गया तो फिर होमोजीनियस है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। शुगर जोर सॉल्ट को, शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन को कैसे, शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे अपडेट करेंगे, बहुत सारे तरीके। ऑल सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक ले सकते हैं और पीडीएफ से पढ़ लें। कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स। हम पहले से आपका नोट्स बना लिया है तो फिर से नोट्स बनाना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। मिल्क हेट्रोजीनियस होता है, बिल्कुल हेट्रोजीनियस होता है जी, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे अच्छे डाउट्स थे वो हमने ले लिए हैं जी। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं इनके ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, नीचे दिया गया कौन सा पेयर पहला कंपाउंड है दूसरा मिक्सचर है, पहला कंपाउंड है दूसरा मिक्सचर। देखो पहले कंपाउंड लिखा होना चाहिए फिर मिक्सचर लिखा होना चाहिए, जल्दी बताइए क्या ये एक कंपाउंड है, हाँ अमोनिया अलग अलग एलिमेंट से जुड़ के बना हुआ है, और ये एक मिक्सचर है, बिल्कुल ये कंपाउंड है ये मिक्सचर है, यही आंसर है। लेमन जूस, सर ये मिक्सचर है, और सर पहला कंपाउंड होना चाहिए था फिर मिक्सचर होना चाहिए था, ये तो पहला ही मिक्सचर है, गलत हो गया सर। आइसक्रीम और NaCl, सर ये कंपाउंड है, बड़े बाद में दे रखा है, बाद में मिक्सचर होना चाहिए, ये बाद में दे रखा है, गलत है सर। गन पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, सर ये मिक्सचर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो एक कंपाउंड होता है, पहले मिक्सचर दे रखा है फिर कंपाउंड दे रखा है, पहले कंपाउंड होना चाहिए फिर मिक्सचर, गलत है सर। ये भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। शाबाश शाबाश शाबाश। पोल में दे रहा हूं क्वेश्चन, मजा आ जाए अगर तुम सारे जाने इसका आंसर सही दो। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शाबाश शाबाश। आओ, एयर इज ऑलवेज ए होमोजीनियस मिक्सचर। मैंने अभी अभी बोला था आपको कि एयर जो होगा, ठीक है, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हमेशा होमोजीनियस होगा। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट।
एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक N2 and O2। क्या इसी कारण ये होमोजीनियस मिक्सचर है? हाँ सर, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं वो हमेशा होमोजीनियस होते हैं। ये करेक्ट भी है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये करेक्ट भी है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हमेशा ही होमोजीनियस होते हैं। एयर मिक्सचर है गैसेस का। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए को। 68% बच्चों ने। बहुत बढ़िया जी, बहुत है 68% बच्चे बेटा। जब मैंने बताया सीरियस बच्चे सिर्फ 10% है, क्लास में 68% बच्चे आंसर देने लगे तो बहुत बड़ा नंबर है जी। ठीक है, विभूषित हैं, अनीश हैं, अबे हैं, वर्षा, शालू, राज, मिस्टर एम ए अंसारी हैं, स्वामी जी हैं, तपस्या हैं, शौर्या हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, पता नहीं आप में से कितने बच्चों ने ये लास्ट ईयर हमसे यकीन 2.0 में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैं नहीं जानता हूँ। बट आपको मैं एक बात बता देता हूँ, पूरा साल है ना, मैं आपको हमेशा हर एक बात पे अप्रिशिएट करता रहूँगा। गलत काम करेंगे तो उस पर डांटूंगा भी, वो भी मेरा ही अधिकार है। फैमिली में जो बड़ा होता है वो प्यार भी करता है, पुचकार भी करता है, और कोई गलत रास्ते पे चलते हैं तो वो डांटता भी है। दैट इज़ फॉर श्योर, यही उसकी ड्यूटी है, यही उसका काम है। आप अपने छोटे भाई बहन को, अगर वो अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट करेंगे, अगर वो कुछ गलत रास्ते पे चलेगा तो आप उसको सुधारने की भी कोशिश करेंगे। लास्ट ईयर मैंने क्लास के अंदर पूरा साल जिन बच्चों को बोला था कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम बहुत अच्छा करोगे, उन सब का रिजल्ट हमारे पास है। कल रात को ही मैंने पीडीएफ दी थी कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इस यकीन 2.0 से सिलेक्ट होंगे और बहुत अच्छे नंबरों से सिलेक्ट होंगे। उनमें से बहुतों ने तो वैसे ही मेरे को रीच कर लिया था पहले ही, बट बहुत सारे बच्चों का ऑब्वियसली मेरे पास और भी था तो मैंने भेजा। तो उन सब बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, किसी के 630 आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं, 680 आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं, अबव 700 आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। तो यही हमारा काम है कि आपको हर एक चीज़ को समझाना, कराना और आप लोगों का वो काम करना। रिवीजन ज़रूर करके आइए। आज मैं एक चीज़ और भी, होमवर्क के क्वेश्चन हैं, आज भी होमवर्क के क्वेश्चन हैं। ठीक है, आज भी होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, इनको करेंगे, इनका कल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको। आज से हम लोग एक चीज़ शुरुआत कर रहे हैं। ये मैक्सिमम टॉपर्स ने हमें ये चीज़ें बताई हैं जो इस साल के रिजल्ट लेके आएंगे। बहुत अच्छा बच्चे, उन्होंने बताया कि सर अगर एक और चीज़ पे काम कर लिया जाए तो चीज़ें और बेटर हो सकती हैं। मैंने कहा क्या? उन्होंने बोला कि सर जो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अगर और थोड़ी चीज़ें करी जाए, वैसे हम अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, थिंक विदाउट इंक लगाते हैं, वो तो बहुत हेल्पफुल है ही, बट और कैलकुलेशन को भी आसान करने के लिए कुछ चीज़ें ऐड कर ली जाएं तो बहुत बढ़िया होगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, करते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ टेक्निक्स, रोज एक टेक्निक आपको एंड में, क्लास के एंड में बताऊंगा। जब भी कैलकुलेशन में वो रिक्वायर्ड होगा आप उसको यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? स्क्वायर of numbers ending with 5। अगर कभी भी स्क्वायर करने के लिए आ जाए किसी भी नंबर का जिसके एंड में क्या है? 5 है। एंड में क्या है? 5। सर जैसे एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल ये देखिए, 15 का स्क्वायर आ गया, ऐसे कहना है, ऐसे कह लो या ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, बहुत आसान है। जो भी आपका फर्स्ट डिजिट है, लेफ्ट हैंड साइड से जो भी आपका ये डिजिट है, 5 से पहले वाला डिजिट है, 5 से पहले वाला डिजिट है, यहाँ पर 1 है, उसमें 1 ऐड कर दो। 1 + 1 कितना हो गया? 2। उसको इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 1 ऐड कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 1 ऐड कर दिया, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर कितना आ गया? 2। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 2 और फिर 5 का स्क्वायर कर दो। सर वो तो हमेशा 25 आना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ऐसे करके दिखाना जरा, 25 का स्क्वायर करके दिखाना। 25 का स्क्वायर यही होता है, 25 का स्क्वायर। 5 से जो पहले इंटीजर है कौन है? 2, उसमें 1 ऐड कर दो। सर कितना हो गया? 3। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 2 कितना हो गया? 6 और फिर 5 का स्क्वायर। सर 25 हो गया। बहुत बढ़िया सर।
सर 45 का स्क्वायर करके दिखाओ, 45 का स्क्वायर। 4 में 1 ऐड कर दो, कितना हो गया 5, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 20, और फिर 5 का स्क्वायर 25। सर 65 का स्क्वायर करके दिखाओ, 65 का स्क्वायर। 6 में 1 ऐड कर दो, 7 इंटू 5 35, दैट इज 3525 5 का स्क्वायर। सर ये तो सारे क्या 95 तक ही चलेगा, आगे नहीं हो सकता? नहीं, आगे भी कर सकते हैं ये लोग। 115 का स्क्वायर कर लो, 5 से जो पहले इंटीजर है 11, इसमें 1 ऐड कर दो, कितना हो गया 12। 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, सर कितना हो गया 132, लिख दो 132, लास्ट में पता ही है 25। ठीक है भाई, क्या ये क्लियर है? क्या कभी भी अगर आपको कैलकुलेशन करनी होगी, चाहे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या बॉटनी जूलॉजी में भी अगर कहीं कैलकुलेशन आती है, स्क्वायर करना हो किसी भी नंबर का जिसका एंड 5 से हो रहा है, क्या आप इसको यूज कर सकते हैं? क्या आप इसको यूज कर सकते हैं? रॉन्ग है, कौन से वाला रॉन्ग है? 7 5 35, नहीं 7 6 करना था, 42 करना था ना, 7 6 42 और फिर 4225। ठीक है बेटा, ठीक है, वो करते टाइम हो गया थोड़ा सा, अब ठीक है। हाँ हो गया, गलती से हो गया, वो इमोशंस में बह गया था मैं। आप करेंगे स्क्वायर करके लाएंगे अब आप 45 का, 75 का, 85 का, 95 का, 125 का। ठीक है, ये पांचों आप करके लाएंगे। यस सर, यस सर, यस सर। 1 से सवा घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर लगभग आप मान के चलिए, आपको कल का होमवर्क सॉल्यूशन का आंसर भी मिल जाएगा। आज डीपीपी आ तो गई है, बट डीपीपी को अटेम्प्ट करिएगा कल अटेम्प्ट करिएगा उसको, क्योंकि आज कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो हमने अभी नहीं किए हैं। आज डीपीपी आएगी, उसको अटेम्प्ट मत करिएगा। कब अटेम्प्ट करिएगा? कल अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अभी हमने नहीं किए हैं। ठीक है, तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, कल हो जाएंगे, कल अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आज होमवर्क के क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है, जो आज में दिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।